चलिए, after conceptualizing equivalent weight for any acid, now let me tell you about the about how we used to calculate equivalent weight for bases. बड़े ध्यान से समझेंगे. चलिए, let's discuss for bases. How we used to calculate the equivalent weight for bases. Bases के लिए equivalent weight किस तरीके से निकाला जाता है, बड़े ध्यान से देखेंगे. चलिए, जिस तरीके से for acids we used to conceptualize basicity of acid, in that similar manner for bases we used to conceptualize the acidity for bases. मैं समझाता हूं. We used to conceptualize, पहले मैं लिख देता हूं, for any base. देखिए, जिस तरीके से किसी भी एसिड के लिए हमने बेसिसिटी ऑफ एसिड को कंसेप्चुअलाइज करा था, मैं ठीक उसी तरीके से हम किसी भी बेस के लिए एसिडिटी को कंसेप्चुअलाइज करते हैं. हम कहते हैं एसिडिटी ऑफ बेस. And how we used to define it? It is defined as the number of OH minus ion the base releases or the number of H plus ions with base combines. With which base combines. What is acidity of base? It is defined as the number of OH minus ions that base releases, or the number of H plus ions with which the base combine. जितने OH माइनस आयन बेस रिलीज करेगा उसे उसकी बेसिडिटी कहा जाएगा, या जितने H प्लस से वह बेस कंबाइन करेगा उसको भी उसकी बेसिडिटी कहा, वो भी उसको भी उसकी एसिडिटी कहा जाएगा. दैट विल बी द एसिडिटी ऑफ द बेस. थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है इसमें एसिडिटी ऑफ बेस और बेसिसिटी ऑफ एसिड में, तो बड़ा ध्यान से समझिए. बेस के लिए हम एसिडिटी को कंसेप्चुअलाइज करते हैं और एसिड्स के लिए हम बेसिसिटी को कंसेप्चुअलाइज करते हैं. तो जितने H प्लस आयंस के साथ बेस कंबाइन करेगा उतनी उसकी एसिडिटी कहा जाएगी बेस की, या जितने OH माइनस आयन वह बेस रिलीज करेगा उतनी ही उसकी एसिडिटी कहा जाएगी बेस की. चलिए, फॉर एग्जांपल NaOH, और एक चीज और, इक्विवेलेंट वेट बेसिस का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? m by a, where a is the acidity of base. किसी बेस के लिए we'll calculate equivalent weight by m by m. M is the molecular weight and a is the acidity of that base. A is the acidity of base. Clear? Equivalent weight is m by a. अब NaOH हम कहते हैं NaOH releases 1
OH ion, therefore its basicity will be 1 and equivalent weight of NaOH is 40 by 1. NaOH का molecular weight 40 होता है और M/A तो M/1 तो molecular weight by A, तो यहाँ से equivalent weight आ गया 40 by 1. Similarly, we have got MgOH twice. It releases 2 hydroxyl ion, 2 OH minus ion. Therefore, its basicity will be 2. इसकी basicity 2 कहा जाएगी और equivalent weight will be M/2. M molecular weight and 2 is acidity. सॉरी यहाँ पर मैं बेसिसिटी को बार बार लिख रहा हूँ. यहाँ पर इसकी आएगी एसिडिटी, दैट इज A. माफी चाहूंगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, जैसा कि मैंने बताया. यहाँ पर आएगा A, दैट इज एसिडिटी. तो इसके लिए इक्विवेलेंट वेट हो गया M/2. याद रखा जाए, कंफ्यूजन ना करें. एसिडिटी इज फॉर बेस, तो MgOH कितने OH रिलीज कर रहा है? 2 रिलीज कर रहा है, तो इसकी एसिडिटी 2 हो गई, इक्विवेलेंट वेट हो गया M/2. सिमिलरली वी हैव गॉट अमोनिया NH3. Now NH3 combines with 1H+. NH3 एक H+ के साथ कंबाइन होता है, इसलिए its acidity will be 1. जितने H+ के साथ कंबाइन होगा वही उसकी एसिडिटी होगी. एक H+ के साथ कंबाइन कर रहा है, इसलिए उसकी एसिडिटी हुई 1 और इक्विवेलेंट वेट हो गया M/1. In that manner, we used to calculate the equivalent weight for bases. Bases के लिए equivalent weight कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करा जाता है. कॉपी डाउन फास्ट, फटाफट से कॉपी कर लिया जाए और बड़े ध्यान से इन सब बातों को देखा जाए, क्योंकि यह जितने भी कंसेप्ट्स मैं बता रहा हूं दैट विल बी यूज्ड इन आवर फर्दर कंसेप्ट्स. आगे के कंसेप्ट्स में सभी कंसेप्ट्स यूज होंगे. कॉपी डाउन फास्ट. चलिए ना, हम कहते हैं एसिड के लिए हमने इक्विवेलेंट वेट निकाल लिया, बेसिस के लिए इक्विवेलेंट वेट निकाल लिया. नाउ विल कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट एंड इक्विवेलेंट वेट फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स. अगर वहां पर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या कोई रिड्यूसिंग एजेंट है, तो उस एजेंट का इक्विवेलेंट वेट किस तरीके से निकाला जाएगा, मैं अब इसी बात को समझाता हूं. Now we'll learn how to calculate equivalent weight for oxidizing agents and reducing agents. Now oxidizing agents are what? Oxidizing agents क्या होते हैं? Which itself get reduced and oxidizes other. जो खुद तो reduce हो जाते हैं और दूसरों को oxidize कर देते हैं, उन्हें कहा जाता है oxidizing agents. Reducing agents क्या होते हैं? वह एजेंट्स, वह स्पीशीज, वह सब्सटेंसेस जो खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और दूसरों को रिड्यूस कर देते हैं, उन्हें कहा जाता है रिड्यूसिंग एजेंट. अब अगर इस तरह के कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स, मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं, कुछ ऐसे स्पीशीज हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स का काम कर रहे हैं, तो उन सब्सटेंसेस का इक्विवेलेंट वेट किस तरीके से निकाला जाएगा, मैं अब इस बात को सिखाऊंगा. बड़े ध्यान से देखिए.
for oxidizing and reducing agents. देखिए, लेट मी एक्सप्लेन यू बाय एन एग्जांपल. हम कहते हैं tin SN tin SN react with Cl2 to give tin chloride and SN again react with 2Cl2 to give tin tetrachloride SnCl4. Now यहां पर 10 का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाए then it will be 0. और अगर यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाए then it will be 2. 10 is getting oxidized. 10 ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जब खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरे को क्या कर रहा होगा, रिड्यूस कर रहा होगा, और जब दूसरे को रिड्यूस कर रहा होगा तो इट विल बी एन ऑक्सीडाइजिंग इट विल बी एन रिड्यूसिंग एजेंट. यह एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा. अब इस कंडीशन में यहां पर 10 का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, What will be the equivalent weight of tin? किस तरीके से निकाला जाएगा? हम कहते हैं for oxidizing and reducing agents या for the species which behave like a oxidizing agent or like a reducing agent, we can calculate the equivalent weight by M by C, where C is the change in oxidation number. Change in oxidation number. बड़े ध्यान से समझिए इस बात को. देखिए, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर 2 था, तो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितना आया, 2. तो C की वैल्यू हो गई 2. जब C की वैल्यू 2 हो गई तो इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर लेंगे हम. इक्विवेलेंट वेट आ गया M by 2. दैट विल बी द इक्विवेलेंट वेट. जरा यहां देखते हैं क्या हो रहा है. इस कंडीशन में क्या हो रहा है, यहां पर अगेन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ tin is 0, but in that condition oxidation number is 4. again tin is getting oxidized, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, means it is acting as an reducing agent का काम कर रहा है. अब इस कंडीशन में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ, यहाँ 0 था, यहाँ 4 था, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर विल बी 4. तो C की वैल्यू हो गई 4. तो इक्विवेलेंट वेट आ गया M by 4. वैसे तो इक्विवेलेंट वेट को E से डिनोट कर सकते हैं, पर मैं अभी EQWT लिख रहा हूं. EQ मींस इक्विवेलेंट, WT मींस इक्विवेलेंट वेट. लीजिए, in that manner we used to conceptualize for oxidizing and reducing agents. इसी समय मैं एक एग्जांपल और बताता हूं. हम कहते हैं KMnO4. KMnO4 is a very good oxidizing agent. KMnO4 बड़ा ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. अब
ध्यान से देखेंगे, KMnO4। गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं। अब जब KMnO4 को एसिडिक मीडियम में करा जाता है, देन KMnO4 gives Mn2+। मैं लिखता हूं, इन एसिडिक मीडियम में KMnO4 हमारे को Mn2+ देता है। किस तरीके से? KMnO4 gives Mn2+, कुछ इस तरीके से। अब in that situation we want to calculate the equivalent weight। इस सिचुएशन में हम इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करना चाहते हैं। देखिए किस तरीके से कैलकुलेट करा जाएगा। हम कहते हैं यहां पर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इज +7, निकाल भी सकते हैं और हम ये बात जानते भी हैं। और यहां पर इट इज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2, तो चेंज कितना आया? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +5। तो हम लिख देंगे C is equals to 5, और इक्विवेलेंट वेट अब हमें निकालना है। इक्विवेलेंट वेट दैट इज M/5। ऑब्जर्व इट, बड़े ध्यान से देखा जाए। दैट वुड बी द इक्विवेलेंट वेट फॉर KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। वहीं न्यूट्रल मीडियम, इन न्यूट्रल मीडियम KMnO4 gives us MnO2। KMnO4 MnO2 देता है। किस तरीके से? MnO2। Now once again KMnO4 यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट तो +7 ही रहेगी, और यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट इज +4। तो यहां पर चेंज कितना आया? चेंज इन ऑक्सीडाइजिंग स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट विल बी 3। तो इक्विवेलेंट वेट हो गया मेरा molecular weight by 3। That would be the equivalent weight in that condition। बड़े ध्यान से देख लिया जाए। एसिडिक मीडियम में M/5 आ रहा है, न्यूट्रल मीडियम में M/3, और एल्कलाइन मीडियम में क्या होगा? कहां लिखूं? यू प्लीज कॉपी डाउन फास्ट, फटाफट कॉपी करा जाए, फिर मैं एल्कलाइन मीडियम के लिए समझाता हूं। चलिए, अब एल्कलाइन मीडियम के लिए तो यहां पर लिख देता हूं, in alkaline medium। Alkaline means basic medium। अब alkaline medium में KMnO4 क्या देता है? बिल्कुल, it gives us MnO4 2-, वह हमें क्या देता है? MnO4 2-। अब यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +7 ही रहेगी, हम जानते हैं। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी x - 8 - 2, इधर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी +6।
Once again, change in oxidation state is 1. चेंज कितना हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट में 1, तो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा m/1. Observe it. In that manner, we used to calculate the equivalent weight of oxidizing and reducing agents. इस तरीके से हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स का इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं इन दैट मैनर. प्लीज कॉपी डाउन फास्ट, फटाफट कॉपी कर लिया जाए, बड़े ध्यान से समझा जाए. इसके बाद मैं एक और बात बताता हूं आपको. देखिए, हम कहते हैं द कंसेप्ट ऑफ m/c, इक्विवेलेंट वेट के लिए m/c का कंसेप्ट will apply only for those oxidizing and those reducing agents in which only one species, in which only the oxidation state of one species is getting changed. ऐसे एजेंट्स, ऐसी स्पीशीज जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम का, एक ही स्पीशी का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है, उन केसेस के लिए हम m/c को अप्लाई कर सकते हैं. अगर एक से ज्यादा स्पीशीज का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगा, ऑक्सीडेशन नंबर बदला जाएगा, तो उस केसेस के लिए, उन स्पीशीज के लिए, उन सब्सटेंसेस के लिए हम यह कंसेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते. It can be applicable only to those species in which the oxidation state of a substance changes by one atom, by one species. ऐसे सब्सटेंसेस जिसके अंदर एक ही एटम का, एक ही स्पीशी का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, वहीं पर इस कंसेप्ट को यूज करा जा सकता है. जैसे KMnO4 में सिर्फ Mn का चेंज हो रहा है, ना K का चेंज हो रहा है, ना O का चेंज हो रहा है. ऐसे टिन में सिर्फ टिन का चेंज हो रहा है, यहाँ पर Cl का चेंज हो रहा है. अलग अलग स्पीशीज है, अलग अलग सब्सटेंसेस है. पर KMnO4 ये एक सब्सटेंस है, इसमें एक ही स्पीशी Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है और किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है. अब ऐसे स्पीशीज, ऐसे सब्सटेंसेस जहां पर एक से ज्यादा एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा होगा, एक से ज्यादा स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा होगा, वहां पर किस तरीके से निकाला जाएगा मैं समझाता हूं. कॉपी डाउन फास्ट, फिर मैं उसके लिए बताता हूं. चलिए, हम कहते हैं if we have got two or more than two atoms undergoing change in the oxidation state in a substance, then we'll calculate the equivalent weight by m/n. We'll calculate the equivalent weight by m/n. जैसे if we have got two or more than two species, two atoms
undergoing change in oxidation state. Then will use equivalent weight equivalent weight m by n, where n is the number of electrons transfer. Number of electrons transfer. समझाता हूं. जैसे we have got K2Cr2O7, K2Cr2O7, potassium dichromate, again a very good oxidizing agent, बड़ा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. नाउ किस तरीके से यहां पर हम कहते हैं K2Cr2O7 gives 2Cr3+, पोटेशियम डाइक्रोमेट 2Cr3+ देता है. अब इस दौरान अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करूं, ऑक्सीडेशन स्टेट को, तो यहां पर 14 में से 2 गए, 12 एंड 6, और यहाँ पर एक की बात करूं तो ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी 3. देखिए चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट तो यहाँ पर 3 रहा है. 3 विल बी द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. एक क्रोमियम एटम 3 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर रहा है और +6 से +3 आ जा रहा है. बट in that situation will not apply that concept. M/C नहीं लगाया जा सकता. हम कहते हैं यहाँ पर 2 स्पीशीज हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है. 2 एटम्स हैं यहाँ पर, 2 क्रोमियम एटम्स हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है. In that situation will apply M/N. इस सिचुएशन में M/N को अप्लाई करा जाएगा. N is the number of electrons transfer. कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, that will be N. अब इस सिचुएशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, हम कहेंगे इक्विवेलेंट वेट will be M. M is the molecular weight, and एक क्रोमियम एटम 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, तो 2 क्रोमियम एटम will transfer 6 electrons. Then in that situation that will be our equivalent weight. यह इक्विवेलेंट वेट होगा इन दैट सिचुएशन. ऑब्जर्व, यहां पर मैंने M/C का उपयोग नहीं करा है. यहां पर M/C मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का यूज नहीं होगा. M/N होगा. जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं दैट विल बी द N. यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो इक्विवेलेंट वेट आ गया M/6. तो इन दैट मैनर वी यूज टू कैलकुलेट the equivalent weight for oxidizing and reducing agents. इस तरीके से ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स के लिए इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करा जाता है. नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू द लास्ट कंसेप्ट दैट इज M/V. यू प्लीज कॉपी डाउन फास्ट, फिर मैं उस आखिरी कंसेप्ट को एक्सप्लेन करता हूं. कॉपी डाउन फास्ट, M/V को एक्सप्लेन करूंगा. चलिए हम कहते हैं फॉर एनी एलिमेंट, अगर मुझे किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालना हो, देन हाउ विल कैलकुलेट इट.
फॉर एनी एलिमेंट, अगर मुझे किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालना हो, चलिए, फॉर एनी एलिमेंट हाउ वी कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट, हम कहते हैं फॉर एनी एलिमेंट equivalent weight is calculated by m by v, where v is the valency, where v is valency. जैसे फॉर एग्जाम्पल if we talk about sodium, तो what will be the equivalent weight of sodium? इक्विवेलेंट वेट सोडियम का हम कहते हैं सोडियम का मोलिकुलर वेट होता है 23, तो m/1, पहले तो वैलेंसी 1 है सोडियम की, मोलिकुलर वेट m, तो यहां से सोडियम का आ गया 23/1, that will be the equivalent weight for sodium. हम कहते हैं for magnesium, मैग्नीशियम के लिए अगर बात करी जाए तो इक्विवेलेंट वेट विल बी m/2, क्यों? क्योंकि इसका वैलेंसी 2 होती है एंड m इज मोलिकुलर वेट इज 24/2, that is 12, means that much weight will transfer 1 Faraday of charge, 1 equivalence of electron, 1 mole of electron. इतना वजन 1 Faraday ऑफ चार्ज को ट्रांसफर करेगा, या 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा, या 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा. याद रहे हम इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं. इक्विवेलेंट वेट क्या था? वह वेट जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दे, जो 1 फैराडे ऑफ चार्ज को ट्रांसफर कर दे, या जो 1 इक्विवेलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दे, उसे इक्विवेलेंट वेट कहा जाता है. और एलिमेंट्स के लिए इक्विवेलेंट वेट इस तरीके से निकाला जाता है. फॉर एल्यूमिनियम हम कहते हैं इक्विवेलेंट वेट is given by m/3. क्यों? क्योंकि इसकी वैलेंसी 3 होती है, मोलिकुलर वेट 27/3, that is 9, तो इक्विवेलेंट वेट आ गया 9. वहीं हम कहते हैं we have got some species, चलिए एक और लिख देता हूं मैं यहां पर पहले, लिथियम. तो लिथियम के लिए इक्विवेलेंट वेट m/1, क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 होती है, तो मॉलिक्यूलर वेट 7, लिथियम का 7 होता है, आई थिंक 7/1, that is 7. चलिए हम कहते हैं we have got some species which shows variable valencies. कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, कुछ एटम्स ऐसे होते हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो वेरिएबल वैलेंसीज को शो करते हैं. जैसे कि सल्फर, elements showing variable valency. जैसे कि सल्फर
इन H2S, H2S के केस में सल्फर की अगर बात करी जाए कैसे बनता है, S प्लस हाइड्रोजन गिव्स H2S। तो इस केस में अगर बात करी जाए तो सल्फर का जो वैलेंसी है दैट इज 2, तो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा यहां से m/2 मतलब 32/2 दैट इज 16। वहीं if we talk about in case of SO2, तो यहां पर सल्फर इज शोइंग ए वैलेंसी ऑफ 4, सल्फर यहां पर 4 वैलेंसी शो कर रहा है, तो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा m/4 that is 32/4 that is 8। वहीं अगर बात करी जाए SO3, तो यहां पर जो सल्फर है शोइंग वैलेंसी ऑफ 6, तो यहां पर इस केस में इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा m/6 that is 32/6। इन दैट मैटर जो एटम्स वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं उनके लिए कुछ इस तरीके से इक्विवेलेंट वेट को लिखा जा सकता है। अलग अलग जगह अलग अलग वैलेंसी होगी तो अलग अलग जगह इक्विवेलेंट वेट होगा। तो यहां से मैं वही बात कहता हूं, मॉलिक्यूलर वेट तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा, पर इक्विवेलेंट वेट वेरी करेगा। अलग अलग सिचुएशन में इक्विवेलेंट वेट अलग अलग होगा, अलग कंडीशंस में इक्विवेलेंट वेट अलग अलग होगा, अलग अलग रिएक्शंस में इक्विवेलेंट वेट अलग अलग होगा। That what I want to explain. Copy down fast। इधर मैं एक एग्जांपल और बता देता हूं। आयरन भी वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, जैसे Fe2O3। एक तो ये होती है जहां पर इट इज शोइंग ए वैलेंसी ऑफ 3, जहां पर +3 वैलेंसी शो करता है, और एक होता है FeO2 जहां पर ये टू वैलेंसी शो करता है, FeO2 सॉरी FeO2 FeO। यहां पर इट इज शोइंग ए वैलेंसी ऑफ +2, तो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा m/2। यहां पर इट इज शोइंग ए वैलेंसी ऑफ 3, तो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा m/3। In that manner we used to conceptualize the equivalent weight for any element। इस तरीके से किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट को निकाला जाता है। इनफैक्ट दैट्स ऑल अबाउट हाउ टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट। इस तरीके से 5 अलग अलग तरीकों से इक्विवेलेंट वेट को निकाला जाता है। These 5 methods are used at different conditions at different situations। ऐसा नहीं है जब मन करा जैसे मन करा कोई सा भी मेथड उठाया और यूज कर दिया और इक्विवेलेंट वेट को निकाल दिया, नहीं। इन 5 अलग अलग मेथड्स का 5 अलग अलग जगह ही यूज होता है। अगर मुझे एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो आई विल यूज m/b। अगर मुझे किसी बेस का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो आई विल यूज m/a। मुझे किसी ऑक्सीडाइजेबल रिड्यूसिबल स्पीशीज का एजेंट्स का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो आई विल यूज m/c या m/n। और अगर मुझे किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो आई विल यूज m/v। अलग अलग जगह अलग अलग कंसेप्ट लगाया जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा जैसे करा मन वैसे कंसेप्ट लगा दिया, कभी नहीं। सिचुएशंस को देखा जाएगा, किसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है उसके हिसाब से कंसेप्ट लगाया जाएगा। यू प्लीज कॉपी डाउन फास्ट, फिर मैं अपने अगले कंसेप्ट की ओर चलता हूं।
that is the concept of number of equivalents. अभी मैंने आपको सिर्फ equivalent weight बताया है, अब मैं बताता हूं number of equivalents. What is number of equivalents? Copy down fast.